गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईआरडीए प्लान कर रहा है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को लॉन्च करने के लिए, जिससे कि पेशेंट्स जो हैं वो क्वालिटी हेल्थ केयर क्विकली और जो है एक्सेस तो कर ही पाएंगे, और उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी कम हो सकेगा। तो इस एक्सचेंज में होगा क्या कि जितनी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है, इन सबको जो है वो कनेक्ट कर लिया जाएगा ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके पूरे हेल्थ केयर एक्सेस और क्लेम्स को। अभी क्या होता है, जब भी क्लेम लेने की बारी आती है तो पेशेंट्स अपने इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स जो है वो हॉस्पिटल को बताते हैं, और फिर जो है हॉस्पिटल्स स्पेसिफिक क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल्स पर जाकर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, और उसके बाद जो ये सारा प्रोसेस है ये मैनुअल होता है जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है हॉस्पिटल से। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। सारी जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके अपने अपने पोर्टल्स हैं, ठीक है। कोई एस्टैब्लिश्ड हेल्थ स्टैंडर्ड नहीं है। तो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज यहाँ पर ही यूज़फुल हो जाता है। वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बन जाएगा जिसमें कि हेल्थ क्लेम इन्फॉर्मेशन जो है जितनी भी पेयर के बीच में या प्रोवाइडर के बीच में या बेनिफिशियरी के बीच में है, वो सारी एक ही प्लेटफॉर्म से होगी। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म इंटरऑपरेबल होगा, मशीन रीडेबल, ऑडिटेबल, वेरीफेबल होगा, स्ट्रीमलाइन कर देगा पूरा प्रोसेस। ये पेपरलेस होगा, सिक्योर ट्रांजैक्शंस या सिक्योर इंटरेक्शंस रहेंगी हॉस्पिटल्स और इंश्योरर्स के बीच में। प्लेटफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म डेटा प्रेजेंटेशन होगा, दिखाएगा, सेंट्रलाइज्ड वैलिडेशन होगा क्लेम्स का। तो इससे क्या होगा कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो कितने क्लेम्स जो हैं वो रिजेक्ट करती हैं और कितने जो है वो प्रोसेस करती हैं। अभी तो हम उन्हीं के डेटा पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसकी वर्किंग जो है वो ये एज अ गेटवे एक्ट करेगा क्लेम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। इससे जो है क्लेम्स की प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि सारा जो हेल्थ के क्लेम्स हैं वो सेंट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। तो जितनी भी कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, कहा जाता है कि उसको सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस करना है डिस्चार्ज होने से हॉस्पिटल से, ठीक है। अब इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स को कि लगभग उन्हें 500 रुपये पर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा अगर वो इस पोर्टल के थ्रू, जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि अगर आप वो इसके थ्रू, इस एक्सचेंज के थ्रू जो है हॉस्पिटल्स अगर क्लेम को प्रोसेस करवाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो अर्बन एरियाज़ में खासकर ये देखा गया है, हायर इन पेशेंट केसेस ज़्यादा रहते हैं और एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। लेकिन इसमें चैलेंजेस ये रहेंगे कि अगर डिस्चार्ज के डिलेज़ हैं या मिसकम्युनिकेशन है, उससे जो है मैटर्स कॉम्प्लिकेट हो सकेंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप इम्प्रूव करना पड़ेगा हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ के बीच में, जिसके लिए डिजिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, न्यू इनिशिएटिव्स बाय आरबीआई। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए आरबीआई ने कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो निकाले हैं अपनी बाय मॉनेटरी मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट के बीच में। तो प्रपोजल ये है कि आरबीआई कह रहा है कि एक डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हार्नेस की जाएंगी ताकि पेमेंट फ्रॉड रिस्क को रोका जा सके। एपी होटा कमेटी बनाई जा रही है इसी के लिए, ठीक है, जो कि एग्जामिन करेगी वेरियस एस्पेक्ट्स कि कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्लेटफॉर्म को दिया जा सके। तो अब आपको पता है डोमेस्टिक पेमेंट फ्रॉड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सत्तर पिछले 6 महीने में 70% इंक्रीज़ देखने को मिला है इसमें। इंडिया की रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स पावर हाउस बन रहा है इंडिया। रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए इन फ्रॉड या रिस्क को रोकने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई और भी प्रपोजल्स हैं आरबीआई के, जिसमें कहा जा रहा है कि कमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं उनकी जो बल्क डिपॉजिट्स की डेफिनेशन है उसको 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ तक किया जा रहा है। तो अभी तक क्या होता था कि 2 करोड़ से ऊपर के जो डिपॉजिट्स होते थे उस पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको थोड़ा कम रेट या फिर डिफरेंट रेट देना पड़ता था, इंटरेस्ट रेट। अब उसको 3 करोड़ तक कर दिया जा रहा है, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक ई मैंडेट जो है रिकरिंग ट्रांजैक्शंस के लिए इनिशिएट करने के लिए कहा गया है। जैसे अगर आपका फास्टैग में बैलेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे चला गया तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा जो है वो कट कर जो है फास्टैग में चला जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले अभी तक 24 घंटे तक की
पहले एडवांस ऑथराइजेशन लेनी पड़ती थी, अब बैंक को आपसे पूछना पड़ता था, आपको ऑप्शन होता था कि आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जो है कस्टमर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ ही वो डिडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है वो उसी के ही अकाउंट से उसी के ही फास्टैग में जा रहा है। ऐसे ही सेम यही यूपीआई लाइट के लिए भी कहा जा रहा है। यूपीआई लाइट एक वॉलेट है जिसमें आप 2,000 रुपये तक डाल कर रख सकते हो, ताकि इवन इंटरनेट नहीं भी है आपके पास किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को करने के लिए, तो उस समय आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो अल्टीमेटली वो यूपीआई लाइट वॉलेट तो आपका ही है ना, तो इसमें भी ऑटो रिप्लेनिशमेंट फैसिलिटी जो है वो देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पंप एंड डंप स्कीम। ये टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो सेबी ने रिसेंटली 7.75 करोड़ का फ़ाइन लगाया है 11 लोगों के ऊपर, क्योंकि वो एक पंप एंड डंप स्कीम चला रहे थे। पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है? ये एक मैनिपुलेशन एक्टिविटी होती है जिसमें कि आप एक स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हो, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देकर, और जब वो प्राइस बढ़ जाता है तो आप सारे जो है वो बेच देते हो अपना, और उससे क्या होता है कि जो बाकी के इन्वेस्टर्स ने ख़रीदा था स्टॉक आपके कहने पर, वो लॉसेस में वो उनको लॉसेस हो जाते हैं। खासकर ये माइक्रो कैप या स्मॉल कैप सेक्टर्स के स्टॉक्स के साथ होता है, क्योंकि कंपनीज की इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है मार्केट में उनके बारे में। तो कैसे ऑपरेट होता है ये काम? एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टॉक जो है किसी छोटी सी कंपनी में जो है जो ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं, जिनको हम पेनी स्टॉक्स भी कहते हैं। स्टॉक जो है उसको एग्रेसिवली फिर प्रमोट किया जाता है यूट्यूब वीडियोस बनाकर, या जो है मार्केटिंग करके कि हाँ इसका तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसको परचेज़ कर लिया जाए। जैसे ही प्रमोशन बहुत बढ़ती है उसकी, तो लोग उसको बाय करना शुरू कर देते हैं, तो आर्टिफिशियली उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ये यूट्यूबर्स होते हैं, ये उसे बेच देते हैं, और फिर आपने जो ख़रीदा होता है इनके कहने पर, आपको तो प्राइस कम मिल जाता है उसका, ठीक है, आपके पैसे डूब जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? अंडरमाइन होता है कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में, इसलिए सेबी की गाइडलाइंस जो है वो पंप और डंप स्कीम्स को बैन करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आरबीआई जो है प्लान कर रहा है कि गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रैशनलाइज किया जाए अंडर फेमा। तो फेमा क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था लॉ। साल 2000 में इन्फोर्स हुआ ये। 1973 के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है 1973 का ये सक्सेसर है। तो फेमा जो है ये प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज़, डीलिंग्स दिखाता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की इंडिया में। तो ये कई तरह की फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है, आरबीआई को एम्पावर करता है कि रूल्स और रेगुलेशंस बना सके, और जो फॉरेन एक्सचेंज के जो जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको एक सिविल ऑफेंस बनाता है, तो इसीलिए पेनल्टीज़ और फाइन्स लगती हैं। फेमा का जो हेड ऑफिस है उसको हम ईडी कहते हैं, जो दिल्ली में है, और ये पूरे इंडिया पर, और इवन एजेंसीज और ऑफिसेज जो आउटसाइड इंडिया है उन पर भी एप्लीकेबल होता है। आरबीआई के पास कंट्रोलिंग रोल रहता है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टिकी इन्फ्लेशन जो है वो उसकी वजह से जो अर्ली रेट कट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे मार्केट द्वारा, वो नहीं हुए हैं। आरबीआई ने रेट कट नहीं किया है। स्टिकी इन्फ्लेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि सप्लाई और डिमांड की चेंजेस में होने के बावजूद भी जो है प्राइसेस में चेंज देखने को एकदम से नहीं मिलता है, ठीक है। तो फीचर्स क्या है स्टिकी इन्फ्लेशन के? तो चाहे गुड्स और सर्विसेज के जो डिमांड और सप्लाई है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो प्राइसेस हैं उस पर एकदम से उसका इफेक्ट देखने को हम नहीं मिलता है कई बार, उसको हम स्टिकी इन्फ्लेशन कहते हैं। तो खासकर जैसे अगर वेजेस राइज हो रहे हों, या कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस राइज हो रहे हों, तो उसकी वजह से ये स्टिकी इन्फ्लेशन आ जाता है। इससे जो परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर्स की, वो इरोड होती है और प्रेशर बढ़ता है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। तो सेंट्रल बैंक्स के लिए भी चैलेंजेस रहते हैं कि कैसे इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए बिना रिसेशन क्रिएट किए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कमीशन ने तंजानिया को रिमूव कर दिया है उन लिस्ट ऑफ कंट्रीज से जो एलिजिबल थी 18 मिलियन यूरो कंजर्वेशन ग्रांट की नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव ईसी के, ठीक है। तो नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव एक यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को अफ्रीका में सपोर्ट किया जाता है। तो
दो पिलर्स हैं इसके, एक तो शॉर्ट टर्म एक्शंस के लिए जो है प्रमोशन मिलती के लिए पैसा मिलता है, फिर मीडियम सपोर्ट मिलता है ताकि बायोडाइवर्सिटी लॉस के रूट कॉजेज़ को रोका जा सके, एड्रेस किया जा सके और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को जो है वो रोका जा सके। ठीक है, तो यूरोपियन कमीशन क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, रिस्पॉन्सिबल है न्यू लॉज और पॉलिसीज़ को प्रपोज करने के लिए। कमीशन जो है वो लेड बाय प्रेसिडेंट है, जो कि इलेक्टेड होते हैं बाय यूरोपियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर रेडी रहने के लिए आरबीआई जो है वो अपने कुछ गोल्स रख रहा है इंडिया के लिए। जैसे वो चाहते हैं कि कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन हो, रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन हो, यूनिवर्सलाइजेशन हो डिजिटल पेमेंट्स की, और इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर की ग्लोबलाइजेशन हो। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इसमें से हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि क्या होता है ये। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है। तो एक होता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कंट्री या आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो दो तरह की हो सकती है ट्रांजैक्शन, एक तो करंट अकाउंट और एक दूसरी कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट आपका नॉर्मल जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस वो ट्रांजैक्शंस आती हैं इसमें। कैपिटल अकाउंट में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कैपिटल जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स या लोन्स ये आती हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो ऑफ कोर्स अभी अवेलेबल है, फ्रीडम है इन रुपीज़ को दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट करने की, जिस बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में क्या होगा, फ्रीडम रहेगी इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस मेक करने की, कोई लिमिट नहीं होगी कितने भी आप रुपये को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके असेट्स एक्वायर कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं होगी एनआरआईज़ के लिए, अगर वो इंडिया में एसेट्स एक्वायर करना चाहते हैं तो वो इंडियन रुपी को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपी में। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अलाउ कर देते हो तो उसकी वजह से करेंसी की अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से हो सकती है और उससे मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसीलिए अभी तक इंडिया ने सिर्फ पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अलाउ की है। 2006 की एसएस तारापुर कमेटी जो है उन्होंने कहा है कि कंट्रीज़ जिनकी स्ट्रॉन्ग फिजिकल पोजीशन है उन्होंने भी करेंसी क्राइसिस फेस किया अगर उन्होंने जिन्होंने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अलाउ किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस जो है रिसेंटली सैन डिएगो में इनाग्रेट किया गया। तो ये एक अलायंस है इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएस और यूरोपियन यूनियन का जॉइंट एफर्ट्स लाने के लिए, ताकि एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन इंश्योर की जा सके बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो ये कंट्रीज़ कोऑर्डिनेट भी करेंगी बायो पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट मेजर्स को। ये इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि एसेंशियल रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स जो हैं बायो फार्मा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो अभी तक कंसनट्रेटेड हैं कुछ फ्यू कंट्रीज़ में, खासकर ये ऑफ कोर्स चाइना की तरफ सिग्नल है। और ये कब रियलाइज़ किया गया था? जब ड्रग सप्लाई शॉर्टेजेस देखने को मिली थी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 1 in 4 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 अराउंड द वर्ल्ड वो सिवियर फूड पॉवर्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज़ पर दिस चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, जो कि यूनिसेफ ने निकाली है। तो इस रिपोर्ट में स्टेटस, ट्रेंड्स, इनइक्विटीज़, ड्राइवर्स ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी को एग्जामिन किया गया है। ये रिपोर्ट फोकस कर रही है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में खासकर। यूनिसेफ डिफाइन करता है चाइल्ड फूड पॉवर्टी को कि चिल्ड्रन की इनएबिलिटी टू एक्सेस एंड कंज्यूम न्यूट्रिशियस एंड डाइवर्स डाइट। तो ये 2024 की रिपोर्ट क्या कह रही है? 1 in 4 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिवियर फूड पॉवर्टी को और वल्नरेबल हैं लाइफ थ्रेटनिंग माल न्यूट्रिशन को। ओवर 2/3 जो सब सहारन अफ्रीका में या साउथ एशिया में जो चिल्ड्रन हैं वो सिवियर फूड पॉवर्टी में जी रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि चिल्ड्रन जो बोथ पुअर और नॉन पुअर हाउस होल्ड्स में हैं वो भी सिवियर पॉवर्टी को जो है वो फेस कर रहे हैं। लगभग हाफ, मतलब लगभग 97 मिलियन जो चिल्ड्रन सिवियर फूड पॉवर्टी में हैं वो लिव कर रहे हैं मिडल और अपर इनकम हाउस होल्ड्स में। ठीक है, so now let us see all these topics in English.
So the first topic is National Health Claim Exchange. This topic is important for your governance section. Health Ministry and IRDI is planning to launch the National Health Claim Exchange, which will enable patients to access quality healthcare quickly and reduce out-of-pocket expenses. So this will be connecting the insurance companies, healthcare service providers, and government insurance scheme administrators, so as to streamline healthcare access and claims. So current claim processing is a cumbersome process in which the patients provide their insurance policy details to the hospital while being admitted there. So hospitals access specific claim processing portals of the respective health insurance companies to upload necessary documents, and then all this process is manual, in which there is no standardization. The PDF or manual methods are used. So there is no established health standard at this moment. So here comes the importance of National Health Claim Exchange, so which will be a communication portal or protocol that would facilitate the seamless exchange of health claim information between payers, that is the insurance companies, and providers, that is the hospitals, okay, or labs or uh, polyclinics. So this will be designed to be interoperable, machine readable, auditable, and verifiable. So this will support streamlined, paperless, and secured interactions between hospitals and insurers. So, industry experts have also noted that this platform will bring uniform data presentation and centralized validation of claims. This will also collect this much data, which would provide this portal or which would provide the health ministry with the required statistics, so as to show that this particular company has processed this much claims of the customers. Okay, currently we are relying on the data provided by the by these health insurance companies only. So how would it be working? So this will act as a gateway for exchanging claims related information. So this would reduce claims processing cost, as it would be centralizing all health claims. So this there is a new timeline mandate that all cashless insurance company claims must be processed within 3 hours of receiving the discharge authorization from the hospital. So to onboard more and more hospitals, there is a provision that the hospitals would receive a financial incentive of 500 rupees per insurance claim transaction through the National Health Claim Exchange, or 10% of the claim amount, whichever is lower. Okay. So why this being brought up, or why this is being brought in by the government? So of course we all know that the importance of health insurance in providing healthcare services and reducing how high out of pocket expenses is important. So urban areas generally have higher inpatient cases compared to rural areas. So that's why we want to bring uh, hospitalization or health related issues to stabilize and not create uh, out of pocket expenses for the patients. But there will be some challenges also. The main challenge would be to improve the relationship between hospitals and insurance companies, which requires digitization efforts. There will be other issues also, like discharge delays and miscommunication, which would complicate the matters. Okay, so building trust among policy holders would also depend on efficient service delivery. So the next topic is new initiatives by RBI. This topic is important for your economy section. So to bolster the safety and security of digital payments, RBI has unveiled a series of proposals in its bi-monthly monetary policy statement. So RBI has proposed to set up a digital payments intelligence platform, which will harness advanced technologies to mitigate payment fraud risks. So to take the initiative of setting up of digital payments intelligence platform forward, RBI has constituted this AP Hota committee, which will examine various aspects of setting up a digital public infrastructure for all the platform. According to RBI data, domestic payment frauds have jumped by 70%, and this alarming increase coincides with the rapid transformation of India into a digital payment powerhouse. So, therefore, regulatory measures would be required to harness advanced technologies so as to mitigate fraud risks. So, for commercial banks and some small finance banks, RBI has also proposed to
revised the definition of bulk deposits as single rupee term deposits of 3 crore and above from the current limit of 2 crore and above. Why? Because currently banks have discretion to offer differential rates of interest to these bulk deposits. So there is also a proposal to uh, provide automatic e-mandate for recurring transactions. For example, if the balance in your FASTag goes below and you have given a mandate that if this balance in my FASTag goes below this particular point, then of course it should be automatically replenished from my bank account. But this mandate still requires your authorization 24 hours before the replenishment of the balance occurs. But now RBI is proposing to exempt this requirement for payments made from customer's account, because ultimately this amount is going into the FASTag of the same customer only. Okay. Similar uh, authorization for the UPI Lite wallet will also be exempted up to a certain amount, because ultimately the money is going into the same wallet that the owner is having, and he or she can any day uh, reverse that transaction to the bank account. Okay. So the next topic is pump and dump scheme. This topic is important for your economy section. SEBI has recently slapped a fine of 7.75 crore rupees on 11 individuals for operating a pump and dump scheme. What is a pump and dump scheme? It is a type of manipulation activity which involves artificially inflating the price of a stock through false and misleading information, only to sell the stock at inflated price and leave investors with significant losses. So this is particularly prevalent in the micro cap and small cap sectors. So how it happens? So a significant amount of stock is bought by a small or thinly traded a small or thinly traded company. These stocks are also called the penny stocks. Then this stock gets aggressively promoted by the same set of buyers to create a buzz and attract investors. Because the promotion gains traction, more investors start buying the stock, which would artificially inflate its price, and then the sell off begins at inflated prices. This selling pressure causes the stock price to plummet, and it leads the other investors into a problem. Okay. So such schemes undermines confidence in the financial market. That's why, as per the SEBI guidelines, these schemes are completely banned. So the next topic is Foreign Exchange Management Act. Topic is important for your economy section. RBI is planning to rationalize the guidelines for export and import of goods and services under the FEMA 1999. This came into force in the year 2000 as a successor to the Foreign Exchange Regulation Act of 1973. The objective of FEMA is to facilitate external trade and payments, and it deals with provisions related to procedures, formalities, dealings, etc. of foreign exchange transactions in India. The FEMA regulates various aspects of foreign exchange transactions. It also empowers the RBI to make rules and regulations to carry out the provisions of this act. It also makes the offence related to foreign exchange a civil offence. Violations of FEMA can result in penalties and fines. FEMA's head office is known as the ED, and it is situated in Delhi. FEMA is applicable to whole of India, and it is equally applicable to the agencies and offices located outside India. So this FEMA envisages that RBI shall have a controlling role in the management of foreign exchange. So the next topic is sticky inflation. This topic is again important for your economy section. So sticky inflation has dashed the hopes of early rate cuts, which many investors and market enthusiasts were expecting at the bi-monthly monetary policy of RBI. So what is sticky inflation? It is a phenomena where prices do not adjust quickly or respond quickly to the changes in supply and demand, and it leads to persistent inflation. So what are the features of sticky inflation? So rising wages and prices for consumer goods and services are typically the main factors behind inflation stickiness. So sticky inflation erodes the purchasing power of consumers, and it puts pressure on housing affordability.
It presents challenges for central banks in controlling inflation without causing a recession. To address sticky inflation, central banks usually raise interest rates. However, raising interest rates too fast, of course, can cause the economy to fall into a recession. So the next topic is Nature Africa initiative. This topic is important for your environment section. So European Commission has removed Tanzania from the list of countries who were eligible for its 18 million euro conservation grant as part of its Nature Africa initiative. So this Nature Africa initiative is a European Union program to support biodiversity conservation in Africa through a people-centered approach. So it identifies key landscapes for conservation and development. This initiative is structured around two pillars, that is short-term actions and the medium-term support actions to address the root causes of biodiversity loss and environmental degradation. So what is European Commission? It is the executive body of European Union responsible for proposing new laws and policies, and it is headed by a president who is elected by the European Parliament and proposed by the European Council. So the next topic is capital account convertibility. This topic is important for your economy section. To stay future ready for India's faster growing economy, RBI has set up aspirational goals like capital account liberalization, internationalization of rupee, universalizing digital payments, and globalizing India's financial sector. So, what is capital account convertibility? To understand that, we need to understand what is balance of payments account. So, it's a statement of all transactions between a country and outside world, and it consists of two accounts, that is the current account and the capital account. Current account deals with the import and export of goods and services. The capital account deals with cross-border movement of capital through investments and loans. The current account convertibility is the freedom to convert rupees to other currencies for any uh, import and export of goods and services related transactions without any restriction. But in capital account convertibility, what would happen if it is allowed? Then there would be freedom to conduct investment transactions without any constraints. There would be no limit to convert rupees to foreign currency for asset acquisition abroad. Similarly, there would be no limit for NRIs to bring foreign currency to acquire assets in India. So if it is allowed, then this inflow and outflow of capital can cause excessive currency appreciation or depreciation, and it can also impact monetary and financial stability of the economy. So currently we have only partial capital account convertibility allowed in India. So the 2006 SS Tarapur committee had already highlighted that even countries with strong fiscal positions could face currency crisis and rapid exchange rate deterioration due to capital account convertibility. Okay. So the next topic is Biopharmaceutical Alliance. This topic is important for your economy section. So Biopharmaceutical Alliance was recently inaugurated in San Diego during the Bio International Convention of 2024. This alliance is an alliance of India, South Korea, Japan, US, and European Union to put joint efforts into building a resilient supply chain in the biopharmaceutical sector. The participants have emphasized the importance of a reliable and sustainable supply chain, and they also agreed to coordinate their bio policies, regulations, and research and development support measures. They also acknowledge that the production of essential raw materials and ingredients is concentrated in a few countries, and that's why this realization came during the drug supply shortages which were experienced during the COVID-19 pandemic. So the next topic is Child Nutrition Report 2024. This topic is important for your social issues. So 1 in 4 children under the age of 5 around the world is experiencing severe food poverty according to the Child Nutrition Report 2024. This Child Nutrition Report 2024 was released by UNICEF. It examines the status, trends, inequities, and drivers of child food poverty in early childhood. And this report focuses on low and middle income countries. UNICEF defines child food poverty as children's inability to access and consume a nutritious and diverse diet in early childhood, that is the first 5 years of life. So, what are the highlights of this report? 1 in 4 children under the age of 5 around the world is experiencing severe food poverty,
and it is vulnerable to, and he or she is vulnerable to life-threatening malnutrition. Over two-thirds of 181 million young children living in severe food poverty, they live in South Asia and Sub-Saharan Africa. So the report also found that children in both poor and non-poor households face severe food poverty, and about half of the children in severe food poverty, they are living in middle and upper income households. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.